नगीना से सांसद हैं, जीत कर आए हैं, नए नवेले सांसद। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। कभी सोचा था कि संसद पहुंचेंगे? कोई टारगेट था ऐसा? व्यक्तिगत रूप से अपने लिए तो नहीं, लेकिन सोच तो बहुत कुछ रखा है। क्योंकि जब मैं जेल में था और निर्दोष होते मेरे ऊपर राशुका लगी बेल मिलने के बाद, तो उस दिन मुझे ये एहसास हुआ था कि सत्ता में कितनी ताकत है। और डॉक्टर अंबेडकर जो हमारे नेता हैं, उन्होंने भी कहा पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों का हल कर सकती है। आज हमारे लोग इस देश में परेशान हैं, तो उनके लिए सोचा है कि हमें पॉलिटिकल पावर अचीव करनी। ये एक पहला कदम है। मैंने जाके रास्ते खोलने का काम किया है और मेरे बाद बहुत सारे लोग पार्लियामेंट और असेंबली में आएंगे और अपने लोगों के हकों के लिए लड़ेंगे और आज़ाद समाज पार्टी के जरिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन देश में होगा। संसद में आप पहली बार गए होंगे, किसी भी मतलब इस तरह के पॉलिटिकल विधानसभा हो या लोकसभा हो, संसद पहली बार था, तो वो क्या फीलिंग थी? क्योंकि ये बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो समझना चाहते हैं, या मतलब वो क्या पहली बार आप उस जगह जा रहे हैं, लोगों का अब आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है, तो वो क्या फीलिंग थी? अगर आप वो थोड़ा महसूस क्या किया आपने, एहसास? बेसिकली क्या ना, वो एक बहुत ताकतवर जगह है। पार्लियामेंट हमारी देश की सर्वोच्च शक्ति है, तो वहाँ उस जगह पर जाना और वहाँ के जरिए आवाज़ उठाना, ये एक नया अनुभव है। सड़क पे हम अपनी बात को खड़े होकर बोलते हैं, कोई हमें नहीं रोकता, लेकिन वहाँ हमारी बात को रोकने टोकने वाले बहुत सारे लोग हैं और वहाँ हमको सीमाओं में बात रखनी है। क्योंकि अगर हम वहाँ बोलेंगे नहीं सदा अपने लोगों के हितों के लिए, उनके मुद्दों के लिए, उन पे होने वाले जुर्म जाति पे, नगीना में जो परेशानी है, अगर उनके लिए हम बोल नहीं पाएंगे, हम चुने हुए प्रतिनिधि, तो फिर वो सरकार उनकी तरफ देखेगी कैसे? और जब सरकार उन मुद्दों को देखेगी नहीं, विचार नहीं करेगी, तो फिर परिवर्तन कैसे होगा? फिर तो हमारा आना ना आना बेकार हो जाएगा। आपने शपथ लिया, उसके बाद कुछ आपको किसी ने कुछ कहा था, संसद में हुआ क्या था वो? बेसिकली मैंने शपथ ली और मैंने शपथ के साथ बहुत सारे जो है स्लोगन जिनको मैं यूज करता हूँ, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, भारतीय लोकतंत्र जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारत की महान जनता की जय हो, सतगुरु रविदास जी अमर रहें। तो ये जब मैंने नारे लगाए तो किसी को चुभा, तो उन्होंने मेरे ऊपर कटाक्ष किया कि क्या पूरा भाषण ही पढ़ोगे? किसको चुभा? अब ये सत्ता पक्ष का कोई व्यक्ति होगा, मैंने देखा नहीं उसको, कोई सांसद ही रहेंगे, मैंने सांसद ही। तो मैंने उनसे कहा कि इसलिए तो हम लोग यहाँ आएंगे, अगर हम यहाँ नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे? पहले हम सड़कों बोलते थे, बहुत लंबा संघर्ष रहा सड़कों पे। अब सड़क से हम यहाँ आए तो यहाँ बोलेंगे, तो इसलिए तो आए। और हमारे लोगों ने भेजा में क्यों है? ये यहाँ गूंगे रहने के लिए थोड़ा है, यहाँ तो बोलने के लिए आए। तो इतनी जोर से बोलेंगे, मैंने कहा भी उनको कि कान बहरे हो जाएंगे उनके, जो हमारी आवाज़ों को नहीं सुनना चाहते। मतलब चंद्रशेखर अपना जो सड़क वाला तेवर संसद में दिखा रहे हैं। वो जो है, वो लोग अपेक्षा लगाए बैठे हैं कि चंद्रशेखर आजाद हमारे विषय पे भी बोलेंगे, और जो जुल्म जाती यहाँ सरकारों द्वारा, चाहे सेंटर के स्टेट की हमारे साथ हो रही है, जो मुद्दे हमारे इन पर चर्चा नहीं हो रही, उन पर चर्चा कराएंगे और हमें हमारे हक दिलाएंगे। जब बात आप बात करते हैं हमारे लोग आप कहते हैं, अक्सर मैंने सुना है आपको, और अभी भी आप हमारी बातों में कह रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि क्योंकि आपको एक दलित आइडेंटिटी और दलित पॉलिटिक्स से जोड़ के दिखा जाता है, आपके विरोधी भी देखते हैं, आपके साथी भी देखते हैं, तमाम लोग आपको, बहुत लोग इस तरह देखते हैं, उनके अपने देखने के नज़रिया है। तो ये जो एक टर्म है कि आप दलित पॉलिटिक्स को लेकर चल रहे हैं, या नज़रिया है, उसमें कहा जा रहा है कि आपने मतलब चंद्रशेखर ने मायावती की दलित पॉलिटिक्स को हाईजैक कर लिया। देखिए, पहली बात तो बहन जी हमारे नेता हैं और सीनियर हैं, बहुत लंबे समय उन्होंने सेवा की है, मेरी तो बड़ी है, मैं हमेशा उनका सम्मान करता हूँ। अब जो उनका अधूरा काम है, देखो ऐसा होता है, एक लेगेसी चलती आती है, दादा जो काम कर जाते हैं, जो बाकी काम होता है वो उनका बेटा करता है, फिर उनके जो अधूरे काम है फिर उनका बेटा करता है, ये चलता रहता है। और परिवर्तन एक लंबी प्रक्रिया है, ये सतत चलती रहेगी। जो हमसे कुछ बच जाएगा वो हमारे बाद वाली पीढ़ी करेगी। जो बाबा साहब से बचा वो काशीराम साहब ने किया, जो काशीराम साहब से अधूरा कुछ रहा वो बहन जी ने किया, जो बहन जी से अधूरा रह गया वो हम लोग करेंगे, और हमारे बाद जो कुछ बच जाएगा वो, इस देश में भी सामाजिक असमानता है, अभी सामाजिक आर्थिक असमानता है, और फिर तमाम तरह से और जो है साधन संसाधन में हिस्सेदारी अभी लोगों की नहीं हुई। तो मैंने किसी की पॉलिटिक्स को हाईजैक नहीं किया। बेसिकली बहन जी सत्ता में नहीं है, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से मेरा कोई झगड़ा नहीं है। मेरा झगड़ा तो सत्ता में बैठे लोगों से है कि उनके जरिए मुझे उनसे अपने लोगों के अधिकार रक्षा करनी है, और जो संविधान सम्मत अधिकार है उनको अपने लोगों तक पहुंचाना, नए बिल लाके कानून बनवाने कि हमारे लोगों के बारे में सोचा जाए। अभी तक तो हम इंसान भी नहीं माने गए। इस देश में जो 80 करोड़ लोग हैं जिनको राशन मिल रहा है वो कौन है?
अगर आप सर्वे कराओगे तो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, तो उनके हितों की रक्षा करने के लिए, केवल जानवर थोड़ा कि रोटी के लिए पैदा हुए हैं। रोटी तो मेहनत करके बहुत लंबे में खा रहे हैं, लेकिन हमें इज्जत की जिंदगी तो मिलनी चाहिए। जो जाति के नाम पे जुल्म हो रहा है, घोड़ी पे बैठने पे, मूछे रखने पे, बारात निकालने पर, मटकी छूने पे जो हत्याएं हो रही हैं, थाने कचहरी से न्याय नहीं मिल रहा है, सुसाइड करना पड़ रहा है क्योंकि अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही, हेल्थ सिस्टम बिल्कुल हमारे यहाँ बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। तो इसलिए ये संविधान ने जब हमें बराबर के हक दिए तो हम सम्मान की जिंदगी चाहते हैं। जब आप ये हाईजैक की बात करते हैं कि हाईजैक नहीं कर रहे हैं और आप कहते हैं कि मैं मतलब उन्होंने किया, मायावती जी ने किया, अब आप करेंगे, तो ये इससे एक चीज़ निकल के आती है कि आप ये मान के चल रहे हैं कि मायावती जी रिटायर कर गई, अब आप संभाल रहे हैं या संभालने के लिए आ रहे हैं। देखो, पहली बात तो हम बहुजन समाज पार्टी का विपक्ष नहीं है, हम उनका विकल्प है। दूसरी बात, हाँ दूसरी बात, अब समाज के ऑप्शन, समाज देख रहा है कौन क्या कर रहा है। उन्होंने मेरा काम भी देखा, मेरा रिजल्ट भी देखा और समाज ने उनका रिजल्ट भी देखा। अब आप दूसरी बात जो आपने कही कि भाई आप ये कह रहे हैं, तो मैं ये कह नहीं रहा, ये समाज कह रहा है। अब ये समाज कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। ये जो आपने सवाल किया, ये समाज कह रहा है आज के समय। चंद्रशेखर आजाद को ताकत देनी है, चंद्रशेखर आजाद को आगे बढ़ाना है, वो हमारी स्वतंत्र आवाज है, उसको मजबूत करना है। आपको क्या लगता है मायावती जी से कहाँ चूक हो गई जो उनका विकल्प आप में ढूंढना पड़ा? रिटायर हो गई है, मैं ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, आप मुझे बताओ। इस बार जो है उन्होंने आकाश भाई को बहुत जिम्मेदारियां यूपी की भी दे दी, तो अब उन्होंने अपने आप को जिम्मेदार दूर कर लिया ना। रिटायरमेंट किसे कहते हैं कि जिम्मेदारियों से पीछे हट जाना। अब जब उन्होंने बहुत सारी पावर आकाश को दे दी है तो इसका मतलब उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पैर के पीछे खींच लिए। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि उन्होंने तो स्वतः जो है स्वीकार कर लिया कि वो इसको नहीं कर सकती। मायावती जी से आपकी कई मुलाकात हुई है? मैं तो उनके आशीर्वाद का अभिलाषी हूँ, कब वो मुझे आशीर्वाद दें, वो मिल नहीं रहा है। आप कुछ बातचीत कराओ मेरी किस तरह से। आप मिलना चाहते हैं? बड़ी नेता हमारी, उनका आशीर्वाद मेरे सर पर रहना चाहिए। और मैं विश्वास दिलाता हूँ उनको, और संकल्प करके विश्वास दिलाता हूँ, जब तक मैं उनका अधूरा सपना पूरा नहीं करूँगा मैं चैन से नहीं बैठूँगा। वो भी चाहती थी कि देश में बहुजन राज आए, वो भी चाहती थी कि कमजोर वर्गों को सम्मान के जीवन मिले, वो भी चाहती थी बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब के सपने पूरे हों। तो मैं भी वही चाहता हूँ। तो वो जिस तरह का आशीर्वाद उन्होंने औरों को दिया, एक बार मुझे दें। देखिए, मैं कोशिश करके दिखाता हूँ कि अगले 10 साल में उस आंदोलन को बहुत आगे तक लेके जाता हूँ जहाँ काशीराम साहब छोड़